टेम्परेचर फॉर सेम गैस, है ना। तो इसमें अगर मान लो ग्राफ बनाए हम लोग, है ना, इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, मैं थोड़ा सा नीचे हेडिंग डाल देता हूँ, क्योंकि ग्राफ अगर हम लोग वहां बनाएंगे तो हो नहीं पाएगा उधर एडजस्ट। और पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड है एट डिफरेंट टेम्परेचर फॉर सेम गैस। सेम गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर ग्राफ बना रहे हैं ना। मान लीजिए ऐसा है, ये ग्राफ बनाया मैंने, इधर तो लिख रहा हूं मैं Z और इधर लिख रहा हूं प्रेशर, और ये Z इक्वल टू 1 वाली लाइन है ना। ग्राफ में कैसा बनाता हूं, ऐसा नीचे से ऊपर वाला ना, थोड़ा सा शार्प हो गया, कर्व इतना शार्प नहीं रहेगा। ऐसा ना। अब इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया, एक ही गैस के लिए ग्राफ बनाया है, बट टेम्परेचर अलग अलग है। ग्राफ एकदम स्ट्रेट होगा, जो मैंने बनाया है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बाकी एकदम स्ट्रेट ग्राफ आएगा, है ना। तो इसमें अगर हम लोग बोलें, थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं ग्राफ को, हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ बना रहे हैं। मान लीजिए ये टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर है T2, ये टेम्परेचर है T3, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ बना रहे हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, T1, T2 और T3 में कौन बड़ा है। क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ। T3 greater than T2 greater than T1. ऐसा आएगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे ग्राफ देखो, पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, मतलब ग्राफ है ना आइडियल को अप्रोच कर रहा है। देखो आइडियल को ग्राफ अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे वो ग्रीन लाइन के पास में जाएगा मतलब आइडियल को अप्रोच कर रहा है। Z इक्वल टू 1 है, तो T1 से T2 तक गए तो वो आइडियल को और अप्रोच किया, T3 तक गए तो वो और आइडियल की तरफ टेंड कर रहा है। तो हमने ऐसा पढ़ा भी था कि अगर गैस को रियल से आइडियल बनाना है तो हमने क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। तो टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा गैस आइडियल की तरफ अप्रोच करेगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं T1 सबसे छोटा और T3 सबसे बड़ा। क्लियर है इतना, बोलो। हाँ सर। ठीक है, थर्ड हमारा ग्राफ है फॉर डिफरेंट गैसेस, है ना, बट सेम टेम्परेचर। अभी तक तो हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था कि भाई गैस सेम थी, टेम्परेचर अलग था। अब गैस अलग अलग है, टेम्परेचर सेम है, तो कैसे ग्राफ को हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखो, इसमें क्या करना है हमको, ये है Z और ये है प्रेशर P और ये Z इक्वल टू 1 वाली लाइन। देखो जब तक टेम्परेचर मेंशन ना हो इसमें तो हम लोग मानेंगे ग्राफ कहां पर बन रहा है, ग्राफ है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बन रहा है, ठीक है। अब ग्राफ मान लीजिए ऐसा है कुछ, चार अलग अलग गैसेस के लिए मैंने ग्राफ बना दिया। हम बोलते हैं, मान लीजिए ग्राफ H2 गैस के लिए है, ये नियॉन गैस के लिए है, ये CH4 के लिए है, ये CO2 के लिए, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं इसमें पॉइंट्स क्या, मोर पॉइंट्स देखो डायरेक्ट हमने ध्यान रखने हैं क्या, मोर डीपर द ग्राफ more will be the value of A। ए कौन सा बताता है, ए हमारे अट्रैक्शन फोर्स को बताता है। जितना ज्यादा ग्राफ डीपर होगा उतना ही ज्यादा ए का वैल्यू होगा। कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा क्यों बोला मैंने।
जितना ज्यादा ए का वैल्यू उतना z लेस देन 1 जाता है, क्योंकि लो प्रेशर रेंज में z इक्वल टू होता है 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। जेड का वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा, क्योंकि जितना डीपर जा रहा है जेड का वैल्यू 1 से उतना ही छोटा हो रहा है, मतलब ए का वैल्यू उतना ही ज्यादा है। समझ गए? बोलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं जितना ज्यादा डीपर होता है ग्राफ ए का वैल्यू उतना ही ज्यादा होता है। तो ए के वैल्यू का ऑर्डर देखें तो CO2 का सबसे ज्यादा, देन CH4, देन N2, देन H2। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हम लोग लिखते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ लिक्वेशन या लिक्विफिकेशन। मतलब जिसके लिए ए का वैल्यू ज्यादा है उसको लिक्विफाई करना उतना ही इजी है। लिक्विफाई करने की कंडीशंस क्या होती है? गैसेस मतलब अट्रैक्शन होना चाहिए उनके बीच में नहीं मॉलिक्यूल्स मतलब गैस को लिक्विफाई करना है तो टेम्परेचर प्रेशर के साथ क्या कंडीशन होती है? हमें क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई करना पड़ता टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई होना चाहिए। हमें प्रेशर को हाई और टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। तो CO2 गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, मतलब कम टेम्परेचर पे ही लिक्विफाई हो जाएगी। मतलब ईज ऑफ लिक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं ना, डिग्री के बजाय ईज लिख दे तो ज्यादा बेटर होगा ना, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज तुमने ये भी पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? मॉलिक्यूलर मास के। ऐसा ही होता है, बोलो। हाँ सर। पढ़ा है ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। तो अगर मैं वैल्यू ऑफ ए लिखूं, वैल्यू ऑफ ए या फिर ऑर्डर ऑफ ए ज्यादा बेटर होगा। ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए किसके लिए? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इनमें मान लो लिखना है मुझे। तो ए का ऑर्डर क्या होगा? ए सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे कम किसमें होगा? यही आएगा। हाँ सर। ए का वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें होगा? क्रिप्टन में, सबसे कम हीलियम में। इनके बीच में कौन सा इंटरमॉलिकुलर फोर्स है? पढ़ा होगा बॉन्डिंग में, लंदन फोर्स। इंटरमॉलिकुलर, लंदन फोर्स। इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो कौन सा है? जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स, लंदन लंदन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स। या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल वाला फोर्स। ठीक है। एक और चीज हम लोग बोलते हैं इसमें क्या, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, है ना। वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? फॉर सेम मोलिकुलर मास। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, वो एप्लीकेबल होता है फॉर सेम मॉलिकुलर मास। अब सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? तो हम लोग बोलते हैं जो सरफेस एरिया होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना कम, मतलब ब्रांचिंग ज्यादा तो ए का वैल्यू कम होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, मैंने क्या लिखा, एक तो लिखा पेंटेन, है ना, नॉर्मल पेंटेन 2 3 4 5, है ना। एक मैंने लिखा थोड़ा सा ऐसा 4 5, एक मैंने लिखा ऐसा। इन तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, एक आइसोपेंटेन है, एक नॉर्मल पेंटेन है और एक नियोपेंटेन है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा है। फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा है, फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा है, सेकंड वाले का उससे कम, थर्ड वाले का सबसे कम। ब्रांचिंग ज्यादा तो हम बोलेंगे ए का वैल्यू कम। इसको डायरेक्टली हमने याद रखना है। ठीक है। सर अगर दो आइसोटोप्स है तो उनके बीच में हम लोग ए का वैल्यू कैसे बता सकते हैं? पता नहीं। हाँ, अब देखो एक पॉइंट और लिखवा रहे हैं नोट में, हम लोग लिख रहे हैं ना नोट में। फर्स्ट पॉइंट में एक ग्राफ बनाया, सेकंड पॉइंट में एक और ग्राफ बनाया, थर्ड पॉइंट में एक और ग्राफ, फोर्थ पॉइंट में देखो मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए z का वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, z का वैल्यू लेस देन 1 है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं z का वैल्यू लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। इस इक्वेशन से आएगा।
तो अब मुझे बताओ इस टाइम पर रियल गैस को कंप्रेस करना इजी है आइडियल गैस से या फिर हार्ड है, मतलब टफ है या फिर इजी है आइडियल गैस को, सॉरी रियल गैस को कंप्रेस करना आइडियल गैस के कंपैरिजन में? इजी है। इजी है। हम बोलेंगे इजी है, क्यों? क्योंकि ए डोमिनेटिंग फैक्टर है। ए क्या है? मतलब अट्रैक्शन फोर्स, गैसेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो कंप्रेस करना इजी होगा, तो हम बोलेंगे Z लेस देन 1 है, मतलब रियल गैस इज इजीली कंप्रेसिबल एज कंपेयर्ड टू आइडियल गैस, है ना? मतलब इजीली कंप्रेसिबल होगी Z लेस देन 1 होगा तो। एक तो ये पॉइंट था। एक पॉइंट इसका अपोजिट जस्ट, अगर Z हमारा ग्रेटर देन 1 है, मतलब Z का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 प्लस PB/RT। तो Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब साइज फैक्टर डोमिनेटिंग में है, डोमिनेंस में है, तो हम बोलेंगे रियल गैस इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस। डिफिकल्ट टू कंप्रेस, कंप्रेस अच्छे से लिख देते हैं, डिफिकल्ट टू कंप्रेस एज कंपेयर टू आइडियल गैस। तो गैस मोर कंप्रेसिबल होगी आइडियल गैस या लेस कंप्रेसिबल होगी? सॉरी रियल गैस, मेरी रियल गैस मोर कंप्रेसिबल होगी या लेस कंप्रेसिबल होगी? वो लेस और मोर किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं? वो आइडियल गैस के कंपैरिजन में देख रहे हैं। हमारा रेफरेंस पॉइंट आइडियल गैस है। अब उसके कंपैरिजन में मोर कंप्रेसिबल है या लेस कंप्रेसिबल है, उसका सिर्फ एक ही लॉजिक है, Z का वैल्यू। Z का वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंस में है तो इजीली कंप्रेसिबल होगी, और अगर Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारा साइज फैक्टर डोमिनेंस में है, तो गैस को डिफिकल्ट होगा कंप्रेस करना है। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है इसके अंदर। कौन सा? रियल गैस में सब कुछ पढ़ लिया, एक टॉपिक और बचा है बस हमारे पास। वो कौन सा है? क्रिटिकल टेम्परेचर। जिसको मैं डालता हूँ हेडिंग क्रिटिकल टेम्परेचर से, तुमने पढ़ा होगा, मैं बताता हूँ किस नाम से, एंड्रयूज आइसोथर्म। अब एंड्रयूज आइसोथर्म में है ना, देखो ग्राफ और थ्योरी तो एक पेपर पे हमें लेना है, तो कैसे हम लोग बताएंगे? ऊपर नीचे करना पड़ेगा। पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ, फिर उस ग्राफ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एकदम परफेक्ट थ्योरी लिखेंगे हम लोग उसमें। पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ तो तुमने पता ही होगा कैसा बनता है ग्राफ। ग्राफ किसके बीच में होता है? ऑब्वियसली आइसोथर्म नेम है, तो ग्राफ किसके बीच में होगा? प्रेशर वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम। आइसोथर्म का मतलब होता है कि थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसा ही एक आइसोबार होता है और एक आइसोकोरिक होता है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमारा ग्राफ है ना। तो ग्राफ पहले बना देते हैं, कैसा बनना चाहिए। सर आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है? हमें ऐसा करना है, पहले मैं ग्राफ को एकदम नेम वगैरह दे देता हूँ, फिर हम लोग बताएंगे क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस पर ग्राफ बना है ना। ये ग्राफ के टाइम थ्रू आउट द प्रोसेस T1 टेम्परेचर, T4 था, ये T3 था। ठीक है, और इस वाले ग्राफ में टेम्परेचर जिसको TC बोलते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 मान लेते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर T1 था। ठीक है, अब पॉइंट्स के भी नेम दे देता हूं मैं। मान लीजिए ये वाला पॉइंट C है,
ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, ठीक है। और क्या करना है, और मैं बाकी बाद में बता दूंगा ना। यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट x मान लीजिए। ठीक है, ये जो इधर वाला एरिया है ना, इधर वाला जो एरिया है, इस रीजन को हम लोग कौन सा एरिया बोलते हैं? ये गैस वाला रीजन है, इधर वाला। ये इधर वाला इक्विलिब्रियम वाला रीजन है, कौन सा? ये डॉटेड्स के अंदर वाला। और इधर वाला जो रीजन है वो लिक्विड वाला रीजन है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा मैं बता दूंगा बाद में जब एक्सप्लेन करूंगा ना। तो ऐसा ग्राफ आता है। ग्राफ पहले देखा हुआ है तुमने? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अगर इसमें टेम्परेचर का ऑर्डर पूछूं तो टेम्परेचर का ऑर्डर क्या आएगा? T4, T3, Tc, T2, T1। बताओ। T4 greater than T1 greater than T2, T4 greater than T3 greater than Tc greater than T2 ऐसा आएगा। सबसे बड़ा कौन होगा ये बोल लो? T4। ऑर्डर हमारा आएगा ग्राफ का, ये ऐसा आएगा T4, T3, Tc, T2, T1। हम लोग टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग ग्राफ बनाए, ये तुमने देखा भी होगा। अगर आइडियल गैस के लिए भी मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, ऐसा अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस पर, जैसे जैसे हम लोग ओरिजिन से दूर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है। ये बात पता थी तुम्हें? जैसे जैसे हम लोग ओरिजिन से दूर जाते हैं आइसोथर्म में, वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है। पता था ये बात पहले? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, बात हम लोग डायरेक्ट देख भी सकते हैं, मैंने तुम्हें बॉयल्स लॉ में बताया भी था। अब है ना, देखो इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो डायरेक्टली मैं इमेज ऐड करूंगा, उसको मैं रीड करूंगा ना, तो उसको पढ़ के वो इजीली समझ आ जाएगा। वैसे ये दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, रीड करता हूँ ना। देखो इसमें लिखा है थॉमस एंड्रयू, जिसने एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम था थॉमस एंड्रयू, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रयूज आइसोथर्म। कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट इन विच पीवी रिलेशन ऑफ CO2 गैस वर मेजर्ड एट वेरियस टेम्परेचर। जो थॉमस एंड्रयू ने किया था वो CO2 गैस के लिए किया था एक्सपेरिमेंट। उसने CO2 गैस के लिए इसलिए किया क्योंकि CO2 गैस को लिक्विफाई करना इजी था। उसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो उसका लिक्विफाई करना बहुत ही ज्यादा होता, मतलब कम नहीं होता। हम लोग इजीली उसको लिक्विफाई कर सकते हैं CO2 गैस को, इसलिए उसने CO2 गैस को लिया। ठीक है, और अलग अलग टेम्परेचर पर उसने ग्राफ प्लॉट किया। तो इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 में लिखा है एट हाई टेम्परेचर सच एज T4 द आइसोथर्म लुक लाइक दोज ऑफ एन आइडियल गैस। तो देखो T4 पे जो आइसोथर्म है ना, वो आइडियल गैस की जैसा दिख रहा है। मतलब जो कर्व आ रहा है हमारा, देखो मैं वापस से बना देता हूं, जो हमारा जो एक कर्व है ना वो आइडियल गैस जैसा दिख रहा है। मतलब एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ना, ऐसा आइडियल गैस जैसा दिख रहा है T4 और T3 वाला। बोलिए। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में उसने बोला कि हाई टेम्परेचर पर जो मेरा आइसोथर्म है वो आइडियल गैस के जैसा लिखेगा। T4 में भी वैसा ही था, T3 में भी वैसा ही था। तो हमारा जो कर्व है वो आइडियल गैस जैसा ही दिखेगा, एक्चुअल आइडियल गैस जैसा नहीं हो। देखो जैसे हमारा जो ये वाला कंपैरिजन देखा था सबसे फर्स्ट वाला, इसमें देखो रियल गैस और आइडियल गैस का ग्राफ दिखने में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही है, बट एग्जैक्ट आइडियल गैस जैसा ग्राफ नहीं है। दिखेगा वैसा ही बट एग्जैक्टली उसको ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दिखेगा हमेशा वैसा ही, कब तक? जब तक कि हम लोग टीसी को अप्रोच नहीं कर जाते। हम धीरे धीरे टेम्परेचर घटा रहे हैं और हम हमारे एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमेशा तब तक ऐसा दिखेगा जब तक कि टीसी पर ये अप्रोच नहीं कर जाता। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में लिखा है एट लो टेम्परेचर्स द कर्व्स हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट अपीयरेंसेस, है ना। मतलब लो टेम्परेचर्स लाइक T3, T2, T1, तो कर्व होता है उनका डिफरेंट, क्या होता है? डिफरेंट अपीयरेंस होता है। इसमें लिखा है फॉर एग्जांपल कर्व ABCD। कर्व ABCD कौन सा है? कर्व ABCD है मेरा, ये मैं मार्क कर देता हूँ कौन से की बात कर रहा है, किसको ये बोल रहा है कर्व ABCD। ये कर्व ABCD इसको बोल रहा है, A, स्मॉल b, स्मॉल c,
स्मॉल डी। ये जो T1 वाला कर्व है ना उसको कर्व ABCD बोल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कर्व ABCD। As the pressure increases, volume of gas decreases, कर्व A to B। तो देखो प्रेशर को मैंने इंक्रीज किया, मतलब मैं कहां जा रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, A से B की तरफ जा रहा हूं, तो प्रेशर मैंने अभी भी A से B में जो हमारा गैस है CO2 किस फेज में है, गैस गैस फेज में है। A से B की तरफ जा रहा हूं, मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे, तो मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है। अब उसके बाद इसने लिखा है एट पॉइंट बी, ये बी लिखा हुआ है ना, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, इधर बी ही लिखा है ना, एट पॉइंट, इसको ऐसे लिखेंगे एट पॉइंट बी। अभी सही दिख रहा है? यस सर। अब हमने क्या कर रहा है, हमने टेम्परेचर तो पहले ही कम था। देखो हमारी कंडीशन क्या थी, गैस को लिक्विफाई करने की दो कंडीशंस होती है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर कम कर दो तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी, नहीं। टेम्परेचर तो कम करा ही है, अब धीरे धीरे प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा तभी गैस लिक्विफाई होगी। तो हमने टेम्परेचर तो कम करके T1 को ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले जाके मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे गैस का प्रेशर मैं बढ़ा रहा हूँ, है ना, धीरे धीरे मैं गैस का प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। तो कर्व A से B में गए तो A से B तक गैस ही था, बट वॉल्यूम कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ रहा था, ठीक है। वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। तो मैंने लिखा एट पॉइंट बी लिक्विफिकेशन स्टार्ट्स एंड द वॉल्यूम डिक्रीजेस रैपिडली एज द गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। इतनी बात समझ आई? अब जब पॉइंट बी पर आ चुके, जो ग्रीन कलर से स्मॉल बी लिखा है ना, वहां से लेकर सी तक, देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया है गैस और लिक्विड के इक्विलिब्रियम वाला एरिया है। मतलब गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम रैपिडली डिक्रीज हो गया है, क्योंकि गैस बी से जब सी में गया तो गैस से वो लिक्विड बन गया है। बी से गैस से लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ था और सी पॉइंट पर लिक्विड बनना खत्म हो गया है। तो वॉल्यूम एकदम से डिक्रीज हुआ है प्रेशर कांस्टेंट होते हुए भी। क्यों? क्योंकि वो गैस से लिक्विड बन गया है, इसलिए वॉल्यूम में रैपिडली डिक्रीमेंट आया है। इतना पॉइंट समझ आ गया? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि बी पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेस रैपिडली एज द गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या बोला, दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो एक कांस्टेंट प्रेशर पर ये सब कुछ हो रहा है। तो देखो इस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये प्रेशर होगा इसको क्या बोलेंगे, वीपी, मतलब वेपर प्रेशर। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि हर लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होता है, ये तो पता होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो इस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग इस गैस का वेपर प्रेशर ये है। क्यों? क्योंकि हमारी गैस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में आ गई है किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर। तो जो ये प्रेशर था वो वेपर प्रेशर था, ठीक है। तो हम आगे लिखते हैं एट दैट टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। एट पॉइंट सी, सी कौन सा, स्मॉल वाला सी, लिक्विफेक्शन इज कंप्लीट, हमारा गैस लिक्विड में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है एट पॉइंट सी। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। Does the line CD represent the variation of volume with temperature of liquid state? The line CD, CD मतलब कौन सा CD, स्मॉल वाला CND है ना, ये स्मॉल वाला CND है। जिसने भी लिखा है इसने, इसको मैं स्मॉल CD लिख देता हूँ ना, क्योंकि बच्चे का लिखा है उसने सही नहीं लिखा है। द लाइन CND, क्योंकि हमने कैपिटल CD स्मॉल CD दोनों ही लिख लिए। द लाइन CND represent the variation of volume with pressure of the liquid state। तो देखो हमारे पास जब स्मॉल AB था वो गैस स्टेट के लिए था, स्मॉल BC था
वो इक्विलिब्रियम रीजन के लिए था, स्मॉल सी डी था वो लिक्विड रीजन के लिए था। तो देखो स्मॉल ए बी और स्मॉल सी डी को ध्यान से देखो। स्मॉल ए बी में क्या है, स्मॉल ए बी में हमने प्रेशर थोड़ा सा कम किया, सॉरी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। बट स्मॉल सी डी वाले रीजन में देखो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाया है तो वॉल्यूम थोड़ा सा ही कम हुआ है। क्यों? लिक्विड इजीली कंप्रेसिबल नहीं है। हाँ, गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड इजीली कंप्रेसिबल नहीं है, इसलिए प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाया है तब वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इसलिए इसमें जो हमारी लाइन है वो इतना ज्यादा मतलब स्टिपर टाइप आ रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ भी है आगे, क्या इसमें लिखा है द स्टिफनेस ऑफ द लाइन सी डी। अब वापस इसने कैपिटल सी डी लिख दिया है, बड़ा ही खतरनाक बच्चा है। द स्टिफनेस ऑफ लाइन सी डी, CD is evidence of the fact that liquid cannot be easily compressed। इतनी बात क्लियर है? यस सर। थर्ड पॉइंट, अब इसके आगे वाली इमेज भी मैं ऐड कर देता हूं। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, एज स्टिल हायर टेम्परेचर वी गेट सिमिलर टाइप ऑफ कर्व, कर्व एबीसी। हमने बोला हायर टेम्परेचर पर भी हम सिमिलर टाइप का कर्व देख रहे हैं, मतलब पहले कर्व हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा T1 वाले टेम्परेचर वाले कर्व का, उससे हायर टेम्परेचर कौन है? T2। तो T2 वाले टेम्परेचर पर भी हम सिमिलर टाइप का कर्व ही ऑब्जर्व करें, जैसा हमने स्मॉल एबीसीडी वाला कर्व देखा था। ठीक है, एक्सेप्ट दैट द विड्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल पोर्शन इज रिड्यूस्ड, मतलब जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन का विड्थ था ना वो रिड्यूस हो गया है। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन है जो कैपिटल ए बी कैपिटल सी डी वाला पोर्शन है वो रिड्यूस होता जाएगा, और वो एक टाइम ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होके सिर्फ क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। और जहां पर वो एक पॉइंट बन जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में लिखा है एट टेम्परेचर TC द हॉरिजॉन्टल पोर्शन इज रिड्यूस्ड टू ए सिंगल पॉइंट। क्या लिखा है इसमें, लिखा है at temperature TC the horizontal point is reduced to a single point, at higher temperature than TC there is no indication of liquefaction at all। तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर TC पर ये लाइन एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी, बट उससे हायर टेम्परेचर पर हम लोग बोलते हैं कोई लिक्विफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, thus for every gas there is a limit of temperature above which it cannot be liquefied no matter what the pressure is। ये समझ आई लास्ट वाली लाइन जो मैंने बोली? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ तो सर। हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस है। अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम नहीं हुआ तो तुम प्रेशर तुम्हारी मर्जी पड़े जितना लगा दो, हमारी गैस रिड्यूस नहीं होगी। तो ये हमारी कहानी थी किसकी, एंड्रयूज आइसोथर्म की। तो वाला जो है सर उसका रीजन बताओ ना कि टेम्परेचर जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल पोर्शन कम होता जाता है इक्विलिब्रियम वाला, वो क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो हमारे जो लिक्विड क्या बोल रहे हैं, हमारे जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। जैसे रुको एक सेकंड में बताता हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर दूं। हाँ, ठीक है, अब देखो इसमें ना एक दो चीजें और बता देता हूं। जैसे T1 टेम्परेचर के रिगार्डिंग, T1 टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमारा वेपर प्रेशर था Vp। अगर T2 टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखें तो T2 टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमारा जो वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा Vp डैश। मतलब अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो हमारा वेपर प्रेशर भी क्या हो गया है, बढ़ जाता है, बढ़ गया है। वो तो होता ही है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग तो हमारा वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब इसमें एक चीज और मेरे को बतानी है, क्या, हाँ ये पॉइंट जो x लिखा है, अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज और बोलते हैं क्या कि मोल्स ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ गैस,
का रेशियो देखें, मतलब अब ए से बी में जा रहा हूं मैं, कैपिटल ए से कैपिटल बी, कैपिटल ए से कैपिटल बी में जा रहा हूं, तो ये इक्विलिब्रियम है, मतलब मेरा लिक्विड किसमें, मेरी गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड लिक्विड में। लिक्विड में। अब मैंने ना बीच में कोई एक्स पॉइंट मार्क किया है ना, मैंने कोई एक्स पॉइंट मार्क किया, वो एक्स वाला पॉइंट किसके ज्यादा क्लोज है, बी पॉइंट के या ए पॉइंट के, बी बी पॉइंट के। मतलब इस एक्स वाले पॉइंट पर जो हमारा जो भी मिक्सचर होगा उसमें गैस भी होगी, उसमें लिक्विड भी होगी, तो इसमें अमाउंट किसका ज्यादा होगा, लिक्विड का या गैस का, लिक्विड का क्योंकि वो बी पॉइंट के क्लोज है, तो हम बोलते हैं मोल्स ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ गैस होता है वो ax अपॉन bx होता है, ये डिस्टेंस है, ax डिस्टेंस अपॉन bx, ऑब्वियसली ax डिस्टेंस ज्यादा है bx से, तो लिक्विड का जो मोल्स आएगा वो ज्यादा आएगा किससे, गैस के मोल से। वैसे इससे कोई पूछता नहीं है, बट मैंने ऐसे ही तुम्हें बता दिया, ठीक है, क्लियर है इतना। हाँ सर, जो अभी T3 और T4 टेम्परेचर है, वो जो रीजन है वो गैसियस टेम्परेचर है ना, अरे वो गैस है ना, मतलब वो रीजन तो पूरा, हाँ वो पूरा रीजन शुरू से लेकर लास्ट तक वो गैस ही है बस। हाँ ठीक है, और दूसरी चीज इसमें मैं एक चीज और बता देता हूं, जो टीसी टेम्परेचर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जो टीसी टेम्परेचर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर, पीसी बोलेंगे, है ना। और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम। बट क्रिटिकल वॉल्यूम का एक अलग डेफिनेशन भी होता है, उसको मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो कर्व में जितनी थ्योरी समझाने वाली ऑलमोस्ट सारी थ्योरी मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है। तो वो पॉइंट एक्स क्या सर वो नहीं समझ रहा है कि आप जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल रीजन कम क्यों होता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल रीजन इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो गैस है उसका लिक्विड में जाने का टेंडेंसी कम हो रहा है ना। वो रीजन इसलिए भी कम हो रहा है क्योंकि एक तो हमारा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर म्यूट हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो वही सारा मेरा। हाँ सर अभी आ रहा है। वो बीच में हैंग हो गया था ऐप, रुक जाओ अभी थोड़ी देर, सही होगा तो पता चलेगा।
ठीक है। हाँ, मैंने कहाँ तक बताया था तुम्हें, क्या बता रहा था मैं? वो आप horizontal रीजन region बता रहे थे कि वो हॉरिजॉन्टल रीजन कम क्यों हो रहा है, वो वेपर प्रेशर से बता रहे थे रीजन। ठीक है, वो टाइम से रिलेटेड है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या होता है कि बहुत मतलब बहुत एकदम से हमारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम वाला रीजन बहुत लंबा नहीं होगा। अब जैसे जितना जितना ज्यादा हम लोग टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम वाला रीजन जो है वो लंबा होता जा रहा है, मतलब बहुत आराम से मेरा लिक्विड है या मेरी जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो हम लोग उस ये टाइम को बता रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है इक्विलिब्रियम में, कैसे मेरी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है उसको बता रहा है, और किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बस इस वजह से हम लोग सर बोल रहे हैं। वेपर प्रेशर बोलो। बढ़ता है तो वेपर प्रेशर और हॉरिजॉन्टल रीजन का एक्सप्लेनेशन बताओ ना, कि वेपर प्रेशर बढ़ने से वो कम क्यों हो रहा है। वेपर प्रेशर बढ़ने से कम थोड़ी हो रहा है। वेपर प्रेशर तो ठीक है, हम तो टेम्परेचर को लेकर ग्राफ बनाए ना, वेपर प्रेशर को लेकर थोड़ी ग्राफ बनाए। नहीं, आप बोल रहे थे कि वेपर प्रेशर अभी बढ़ा हुआ है ना, आप T2 हाँ, टेम्परेचर का वेपर वेपर प्रेशर प्रेशर, T1 हाँ, में। T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो हमारे पास उस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो लिक्विड और गैस का जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो किसी हायर टेम्परेचर पर आ रहा है, हायर प्रेशर पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे को क्या करना है कि हम अगर देखो टीसी पर है तो टीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर होगा। अगर हमने टेम्परेचर को कम कर दिया है तो अब हमें प्रेशर थोड़ा और कम लगाना पड़ेगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए, ठीक है, मतलब प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। अब टेम्परेचर और कम कर दिया तो और कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशंस की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं ना, क्योंकि गैस को लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर कम करना होता है, और टेम्परेचर कम करने के बाद एक पर्टिकुलर प्रेशर पर गैस लिक्विफाई हो जाती है। टेम्परेचर जितना ज्यादा कम रखेंगे गैस उतना ही इजीली लिक्विफाई होगा, मतलब मुझे कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग T2 टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि गैस को लिक्विफाई करने के लिए मैंने थोड़ा और ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। समझ गए? हाँ ठीक है, समझा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्रिटिकल टेम्परेचर की। इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर को बोलते हैं TC इज द मैक्सिमम टेम्परेचर at which a gas can be liquefied। ठीक है, मतलब ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर जिसको हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सके उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। सेकेंड हमारे पास होता है क्रिटिकल प्रेशर, पीसी। पीसी क्या होता है? यह होता है मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू liquefy a gas at TC। डेफिनेशंस क्लियर है ना तुम्हें? हाँ सर। हाँ सर। ये तो ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर तो ठीक है। सबसे खतरनाक डेफिनेशन होता है क्रिटिकल वॉल्यूम का। वो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कंफ्यूज मतलब वो अपने हिसाब से डेफिनेशन बना लेते हैं। मतलब ऐसा लग रहा होगा ना कि डेफिनेशन क्या होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम और टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे। बट ऐसा नहीं है, इसमें एक स्पेशल कंडीशन है। वो क्या है? VC is the volume occupied by 1 mole of gas at PC and TC। मतलब क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर पर जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं VC। ठीक है, अब देखो इनका डेरिवेशन भी है। वैसे तो हम लोग चाहें तो डिराइव करके भी इनको निकाल सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो हम लोग डायरेक्टली भी इनको निकाल सकते हैं, मतलब डायरेक्टली भी देख सकते हैं। तो हम लोग अगर देखें इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन था P + A/VM², VM - B = RT। ठीक है,
अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, एडजस्ट करते हैं इक्वेशन को। कैसे? ऐसे हम लोग लिखें तो ऐसा होगा पी वी एम प्लस ए अपॉन वी एम प्लस नहीं माइनस आना चाहिए, माइनस पी बी माइनस ए बी अपॉन वी एम स्क्वायर माइनस आर टी इक्वल टू 0। ऐसा बना सकता हूं? मैंने पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, बोलो। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। अब पूरी इक्वेशन को मैं वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बनेगा? पी वी एम क्यूब प्लस ए वी एम माइनस पी बी वी एम स्क्वायर माइनस ए बी माइनस आर टी वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करें, इसको ऐसा लिख देते हैं, पी एम वी एम क्यूब इधर p प्लस वी एम स्क्वायर में क्या आएगा? माइनस आर टी माइनस आर बी प्लस वी एम में क्या आएगा? a माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। सही है सर सर पीबी वो रहेगा ना? माइनस आर टी माइनस पी भी होगा। माइनस आर टी माइनस पी बी, यस। ठीक है, मतलब एक तरह से हमारी क्यूबिक इक्वेशन हो गई है किसके टर्म्स में? वीएम के टर्म्स में। तो इसके कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे, v1 v2 v3 मैंने मान लिया। तो मतलब इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, vm माइनस v1 vm माइनस v2 vm माइनस v3 इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर। बोलो। ठीक है, अब हम बोलते हैं एट पीसी टीसी एंड वीसी। मतलब अगर हमारी कंडीशन पीसी वीसी और टीसी वाली है, मतलब हम जो ये पॉइंट है ना, इसको हम लोग पॉइंट नंबर ई नाम दे देते हैं, इस पॉइंट पर है। तो पीसी वीसी टीसी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, पीसी वीसी और टीसी का वैल्यू लिख देते हैं। मतलब ऐसा लिखेंगे, वी एम क्यूब पी की जगह पीसी माइनस वी एम सॉरी प्लस क्या, चलो माइनस लिख देते हैं, अंदर वैसे भी बुक कॉमन आ जाएगा, माइनस वी एम स्क्वायर। अब वी एम स्क्वायर पीसी वीसी और टीसी को लिख रहे हैं ना, ये क्या आएगा? आर टी सी प्लस पी सी बी प्लस वी एम ए माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, तुम इसको ध्यान से देखो, इस क्रिटिकल पॉइंट्स पर इसके तीनों रूट्स इक्वल नजर आ रहे हैं क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्या, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, Vm माइनस वी सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। होल क्यूब क्यों हुआ है? क्योंकि V1 V2 और V3 तीनों बराबर है क्रिटिकल पॉइंट पर और Vc के इक्वल है, ठीक है। तो Vm माइनस Vc का होल क्यूब इक्वल टू 0 था, इसको लिखा तो क्या आएगा? Vm का क्यूब माइनस Vc का क्यूब माइनस 3 Vm स्क्वायर Vc प्लस 3 Vm Vc स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे ही होगा इसका क्यूब, बोलो। यस सर। बताओ, अब इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है? कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। क्या यहाँ से वैल्यू आ सकती है पीसी वीसी और टीसी की? तुम कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेना, मैंने डेरिवेशन बता दिया है। डायरेक्ट वैल्यू में बता रहा हूँ, पीसी का वैल्यू आता है ए अपॉन 27 बी स्क्वायर, ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया है? पीसी का। सारे वैल्यूज याद रखने हैं हमको, पीसी वीसी और टीसी के। ऐसे अगर हम लोग वीसी का वैल्यू निकाले तो वीसी का वैल्यू कितना आता है, बताओ? 3b। 3b। वीसी का वैल्यू हम लोग देखें तो वो आता है 3b। चलिए, अब हम लोग ऐसे ही टीसी का वैल्यू देखें तो वो कितना आता है? 8a/27 आ रही है। 8a/27 RB। ठीक है, ये मेरा किसका वैल्यू आया? ये वैल्यू आया टीसी का। चलिए, अब हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ z एट क्रिटिकल कंडीशंस।
नेक्स्ट मैं ऐसा लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ Z एट क्रिटिकल कंडीशन। तो देखो Z होता है क्या है वैसे, Z इक्वल टू होता है PVM अपॉन RT। यहाँ पर क्या हो जाएगा, PCVC अपॉन RTC। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं तो Z का वैल्यू कितना आता है, पता है किसी को? 3/8 आता है। 3/8 आता है। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। PC का वैल्यू कितना होगा, PC का वैल्यू होगा A अपॉन 27B स्क्वायर, VC का वैल्यू 3B, TC का वैल्यू 8A अपॉन 27RB। तो ये वैल्यू आता है 3/8। क्रिटिकल कंडीशन पर Z का वैल्यू हमेशा 3/8 आता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, रिड्यूस इक्वेशन भी होता है एक, है ना, उसको भी लिख लेते हैं। वैसे तो उसका कोई मतलब पूछ लेते हैं कभी कभी रिड्यूस वैल्यू देकर कि जो हमारा वॉल्यूम है, रिड्यूस्ड वॉल्यूम वैल्यू ये है, तो हमें फिर भी इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो वैसे तो कभी देखे नहीं मैंने उसके क्वेश्चन आप उसमें पास्ट ईयर्स में, बाकी शीट में तो है फिर भी क्वेश्चन, मतलब शीट की एक्सरसाइज में है, पास्ट ईयर में नहीं है। रिड्यूस्ड इक्वेशन, रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या होता है? सर हम हाँ, लोग बोल। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्रिटिकल प्रेशर ही वेपर प्रेशर होता है, भले ही एक ही पॉइंट के लिए? ठीक है। सर मुझे उसमें सर वो तीन जो मतलब इक्वेशन आया जो क्यूबिक वॉल्यूम का, उसमें जो 3 रूट्स आएंगे वॉल्यूम के, वो क्या है, मतलब कौन से 3 वॉल्यूम्स है वो? ये उस ग्राफ से पता नहीं चलेगा। अच्छा, अब लेकिन हम सर लोग वो तीनों वॉल्यूम्स तो सेम ही रहेंगे ना, क्रिटिकल हाँ, वॉल्यूम के इक्वल ही रहेंगे ना। क्रिटिकल पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट पर तीनों वॉल्यूम इक्वल हो जाते हैं। हाँ, तो वीसी के क्रिटिकल बराबर ही पॉइंट, रहेंगे ना। हाँ वो पीस VC के बराबर ही रहेंगे। क्रिटिकल पॉइंट पर हमारे रूट सारे इक्वल हो जाते हैं और वो VC के इक्वल हो जाते हैं। एक हमारे पास रिड्यूस इक्वेशन भी होता है, उसमें सबसे पहले तो हमें वैल्यू पता होना चाहिए। रिड्यूस्ड प्रेशर को हम बोलते हैं PR, रिड्यूस वॉल्यूम को बोलते हैं VR, रिड्यूस टेम्परेचर को बोलते हैं TR। इसका वैल्यू क्या होता है, हर गैस के लिए PC, VC और TC एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, वेरी नहीं करता है। हर गैस के लिए एक फिक्स TC होता है, फिक्स VC होता है, फिक्स PC होता है। तो उस गैस के प्रेशर में अगर PC से डिवाइड करेंगे तो PR आएगा, गैस के वॉल्यूम में VC से डिवाइड करेंगे तो VR आएगा, गैस के वॉल्यूम में टेम्परेचर में TC से डिवाइड करेंगे तो TR आएगा। तो इसके इस इक्वेशन TC, VC, TR, VR और PR के टर्म्स में भी एक इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन क्या होती है, वो होती है, याद है किसी को, बताओ? नहीं है याद तो मैं बता देता हूँ। इक्वेशन होती है PR अपॉन 3/VR का स्क्वायर प्लस 3VR माइनस 1 इज इक्वल टू 8TR। ये इक्वेशन होती है। इक्वेशन याद कर ले तो ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटी तो नहीं, अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं कभी, बट ठीक है, अगर आ जाए तो हमें कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा रिड्यूस्ड इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म, जितना हमने पढ़ना था पढ़ लिया। किसी को कोई दिक्कत है? सर वो जो ग्राफ था उसमें वो पॉइंट एक्स क्या था? पॉइंट एक्स मैंने ऐसे ही रैंडम कोई पॉइंट ले लिया बताने के लिए, मेरा फार्मूला। सर वो आपने बताया था ना कि वो लिक्विड ज्यादा रहेगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग जब A से B की तरफ जा रहे हैं, हम लोग A से B की तरफ जा रहे हैं तो हम लिक्विड की तरफ टेंड कर रहे हैं। तो A से हमारा लिक्वेशन स्टार्ट हुआ, B पे जाके खत्म हो गया। तो जैसे जैसे B की तरफ जा रहे हैं, हमारे मिक्सचर में B का मोल फ्रैक्शन लिक्विड का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, गैस का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। B पर जाकर कंप्लीटली लिक्विड हो गया है, A पर जाकर कंप्लीटली वो गैस ही है। तो जो X पॉइंट है वो मेरा B के ज्यादा क्लोज है, मतलब हमारा जो मिक्सचर होगा उसमें जो मोल फ्रैक्शन होगा वो लिक्विड का ज्यादा होगा, गैस का कम होगा। ये है इसका मतलब, ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने बताया था। और डिस्टेंस से भी हम लोग इस फॉर्मूले को बता सकते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने कहीं पढ़ा था तो तुम्हें बता दिया। हाँ सर। तो चलिए अब शीट निकाल लीजिए, शीट में डिस्कशन करते हैं हम लोग। सर ये जो मतलब बॉयल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर, वो भी मतलब एडवांस में उसमें क्वेश्चंस आते हैं ना?
अरे ये चीजें तुम मत सोचो, इतना दिमाग मत लगाओ किसमें क्वेश्चन आ रहे किसमें नहीं आ रहे। जो पढ़ाया है वो बस पढ़ते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। किसमें अब तू मतलब छोड़ देगा, नहीं आ रहा तो इसको छोड़ देगा। मतलब जेईई एडवांस में ऐसा होता है क्या कि एक ही टॉपिक पर एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आ जाता है, वो 2 टॉपिक को मिला के क्वेश्चन देगा। यही खासियत है एडवांस की। ऐसा थोड़ी है एक चैप्टर में बस सिंपल टीवी पर उठा के मैं क्वेश्चन दे दूं। मान ले दूसरे चैप्टर में कहीं उसने यूज कर लिया, फिर क्या करेगा? नहीं नहीं सर, वो लास्ट में जो आपने मतलब वो इक्वेशन लिखा ना, वो कुछ रिड्यूस इक्वेशन वो सब, तो वो सब याद करने का जरूरत है कि नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था। जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। ठीक है। चलिए गैसियस आइडियल गैसेस का शीट डिस्कस करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ABCD दिया था मैंने, करके लाए हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बड़ी काफी जी। होमवर्क डिस्कशन एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन A। बोलो। A4